वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 121 और 121 पेज पर 7 नंबर का शीर्षक है चारी संसर्गाभाव का प्रतियोगी से विरोध और अन्योन्याभाव का अविरोध। तो बात यह चल रही है कि अभाव के मुख्य 2 प्रकार बताए थे। एक है संसर्गाभाव, दूसरा है अन्योन्याभाव। उनमें से संसर्गाभाव के 4 भेद, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, सामयिका भाव, अत्यंताभाव। ठीक। अब संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव इन दोनों में क्या विलक्षणता है उस बात को बताना है यहाँ पर। तो मुख्य विलक्षणता यह है कि वो चारों भी प्रकार का जो संसर्गाभाव है उनका अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। अर्थात जहाँ प्रतियोगी रहता है वहाँ वो संसर्गाभाव नहीं रहता है, और जहाँ वो संसर्गाभाव रहता है वहाँ वो प्रतियोगी नहीं रहता। अर्थात एक काल में दोनों अभाव और प्रतियोगी एक स्थान में नहीं रह सकते। एक काल में एक स्थान में कौन? संसर्गाभाव। अन्योन्याभाव का वैसा नहीं है। अन्योन्याभाव का जो प्रतियोगी जहाँ रह रहा है वहाँ पर भी रहता है कौन? अन्योन्याभाव। ठीक ना। अर्थात अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ कोई विरोध नहीं, प्रतियोगी के स्थान पर भी रहता है कौन? अन्योन्याभाव। वैसे बाकी 4 संसर्गाभाव नहीं। उसको समझा रहे इस शीर्षक में। देखिए, इस रीति से भूतलादिकन में जहाँ कदाचित घटाधिक होवे कदाचित नहीं होवे, ता सारे सामयिक अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं। पीछे बता चुकी इस बात को। भूतल पर घट नहीं है, घट को कोई उठाकर ले गया है, अर्थात भूतल पर घट का क्या है? अभाव। तो कौन सा अभाव है? सामयिक अभाव है। ठीक है ना। वही कह रहे भूतलादिकन में जहाँ कदाचित घटाधिक होवे, कभी है घट, और कदाचित नहीं होवे, कदाचित घट नहीं है। तो तहा जहाँ घट नहीं है, जब घट नहीं है तब सारे कौन है? सामयिक अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं। काहे थे? अभाव का प्रतियोगी से विरोध है। अभाव का प्रतियोगी के साथ क्या होता है? विरोध है। जहाँ प्रतियोगी होवे तहाँ अभाव होवे नहीं। जहाँ पर प्रतियोगी बैठा है वहाँ पर प्रतियोगी का अभाव कह सकते हैं क्या? नहीं। जैसे भूतल पर घट रखा है, उसी समय भूतल पर घट का अभाव है, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि घटाभाव का प्रतियोगी जो घट वही भूतल पर बैठा है, अतः घट का अभाव नहीं है। फिर घट का अभाव नहीं है ना, भूतल पर घट रखा है, घटाभाव है क्या? नहीं है। किंतु क्या है? फिर घट अभाव का अभाव है, अर्थात घट है। वही कह रहे जहाँ प्रतियोगी होवे ता अभाव होवे नहीं, किंतु अभाव का अभाव होवे है। लग गया। और अभाव का अभाव समझ में आया ना। अभाव का अभाव मतलब घट, प्रतियोगी, घटाभाव अभाव बराबर घट। और जहाँ भूतलादिकन में कदाचित घटाधिक होवे और कदाचित नहीं, ता अत्यंत अभाव माने तो समझ लीजिए भूतल पर कभी घट है और कभी नहीं है। तो जिस समय भूतल पर घट नहीं है उस समय घट का यदि अत्यंत अभाव मानेंगे तो दिक्कत क्या होगी? फिर अत्यंत अभाव तो नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है। फिर पुनः उस भूतल पर घट ले आने पर वह अत्यंत अभाव भी वहाँ है ऐसा मानना पड़ेगा। और वहाँ पर यदि अत्यंत अभाव मानेंगे तो, और घट भी मानेंगे तो, अत्यंत अभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध है यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः भूतल पर जब घट नहीं है तब भूतल पर घट का सामयिक अभाव ही है, अत्यंत अभाव नहीं। और जहाँ भूतलादिकन में कदाचित घटाधिक होवे और कदाचित नहीं, ता अत्यंत अभाव माने तो अत्यंत अभाव नित्य है। याते घट काल में भी घट का अत्यंत अभाव होने थे, घट रहेगा उस समय भी मानना पड़ेगा क्या? घट का अत्यंत अभाव। घट काल में भी घट का अत्यंत अभाव होने थे,
अत्यंताभाव का अपने प्रतियोगी से विरोध नहीं होवेगा। घट आने पर भी अत्यंत भाव रहेगा तो होगा क्या फिर? अत्यंत भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, ये कहना पड़ेगा। किंतु ऐसी बात नहीं है, प्रतियोगी के साथ विरोध है। और यदि विरोध है तो भूतल पर जब घट नहीं है तब घट का सामयिक भाव है, अत्यंत भाव नहीं। घट का अत्यंत भाव होने से अत्यंत भाव का अपने प्रतियोगी से विरोध नहीं होगा। या ते भूतलादिकन में घटाधिकन का अत्यंत भाव संभव है नहीं। फिर कौन सा भाव है? सामयिक भाव है। जैसे घट की उत्पत्ति से प्रथम कपाल में घट का प्रागभाव होवे, कपाल बने हैं, अभी घट उत्पन्न हुआ नहीं, कपाल है, तो उस कपाल में घट का क्या है? प्रागभाव। जैसे घट की उत्पत्ति से प्रथम कपाल में घट का प्रागभाव होवे और घट रूप प्रतियोगी उपजे, और घट जब उत्पन्न होता है तब घट का प्रागभाव रहता है क्या? नहीं। तो प्रागभाव क्या होता है? नष्ट होता है। तो जब कपाल में प्रागभाव है तब घट नहीं, जब कपाल में घट आ जाता है उत्पन्न होता है तो प्रागभाव नहीं, है कि नहीं? अर्थात प्रागभाव और उसका प्रतियोगी घट, घट प्रागभाव का प्रतियोगी जो घट, उन दोनों का परस्पर क्या है? विरोध। घट रूप प्रतियोगी के उपजे कपाल में घट का प्रागभाव रहे नहीं, ताका नाश हो जावे है। ताका प्रागभाव का नाश हो जावे। याते प्रागभाव का प्रतियोगी से विरोध है। इससे सिद्ध क्या हुआ? प्रागभाव का प्रतियोगी के साथ क्या है? विरोध। तैसे उसी प्रकार कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव होवे, घट बन गया और किसी ने उस पर डंडा मार दिया, घट फूट गया, अर्थात क्या हो गया? फिर प्रध्वंसाभाव। कपाल अलग अलग हुए, उस कपाल में घट का क्या हुआ? प्रध्वंसाभाव। जब प्रध्वंसाभाव उत्पन्न हुआ तब घट है क्या? नहीं। जब घट था तो प्रध्वंसाभाव था क्या? नहीं। मतलब घट था तो प्रध्वंस नहीं था, जब प्रध्वंस आया तो घट नहीं रहा। अर्थात एक काल में एक साथ दोनों रह नहीं सकते। अर्थात जैसे प्रतियोगी के साथ प्रागभाव का विरोध है, उसी प्रकार प्रतियोगी के साथ प्रध्वंसाभाव का भी क्या है? विरोध है। जैसे कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव होवे तब घट रहे हैं, पहली पंक्ति। तैसे कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव होवे तब घट रहे हैं जितने काल कपाल में, मतलब जब तक घट कपाल में था तब तक कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव होवे नहीं, प्रध्वंसाभाव नहीं था। याते प्रध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी से विरोध स्पष्ट है। इससे सिद्ध क्या हुआ? प्रध्वंसाभाव का भी विरोध है, किसके साथ? प्रतियोगी के साथ। ये बात हो गई। तैसे भूतलादिकन में संयोग संबंध से घटाधिक रहे, बराबर? भूतल पर संयोग संबंध से है कौन? घट। भूतलादिकन में संयोग संबंध से घटाधिक रहे, जितने भूतलादिकन में घटाधिकन के सामयिक अभाव रहे नहीं। जब तक संयोग संबंध से भूतल पर घट है तब तक उस भूतल पर घट का सामयिक अभाव है क्या? नहीं है। घट को ले जाएंगे सामयिक अभाव उत्पन्न होगा, घट लाएंगे सामयिक अभाव नष्ट होगा। अर्थात जब घट है तब सामयिक अभाव नहीं, और सामयिक अभाव आता है तो घट नहीं। इसका मतलब दोनों का क्या है? विरोध। सामयिक अभाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ क्या है? विरोध। जितने मतलब जब तक भूतलादिकन में घटाधिकन के सामयिक अभाव रहे नहीं, किंतु जितने काल घटाधिक प्रतियोगी भूतलादिकन में न होवे, जितने काल जब तक घटाधिक प्रतियोगी भूतलादिकन में न होवे उतने काल सामयिक अभाव रहे। जब तक भूतल पर घट नहीं है तब तक ही भूतल पर है क्या? सामयिक अभाव। और घटाधिक प्रतियोगी आए जावे, घट को ले आएंगे भूतल पर, आए जावे तब सामयिक भाव नाश होवे। आए घट को, आया हुआ घट को उठाए ले जावे, कोई उठाकर ले गया तब सामयिक भाव और उपजे। इसी वास्ते सामयिक भाव के उत्पत्ति और नाश माने। सामयिक भाव बार बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अतः सामयिक भाव का लक्षण करते समय क्या लक्षण किया था? साधी शांत जो अभाव, उसको कहते हैं सामयिक भाव। इस रीति से सामयिक भाव की भी प्रतियोगी से विरोध स्पष्ट है।
सिद्ध क्या हुआ, सामयिक भाव का भी प्रतियोगी के साथ क्या है, विरोध। ठीक है ना, तीनों प्राग भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध बताया, प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध बताया, सामयिक भाव का भी प्रतियोगी के साथ विरोध बताया। जैसे प्राग भावादिकन का प्रतियोगी से विरोध है, लग गया ना। अब तीनों का दृष्टांत करके अत्यंत भाव को बता रहे। तो जिस प्रकार प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिक भाव, इन तीनों का अपने प्रतियोगी के साथ क्या है, विरोध, उसी प्रकार अत्यंता भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ क्या है, विरोध है। जैसे प्राग भावादिकन का प्रतियोगी से विरोध है, तैसे अत्यंता भाव का भी प्रतियोगी से विरोध कया चाहिए। अत्यंत भाव का भी उसी प्रकार प्रतियोगी के साथ विरोध है, यह कहना चाहिए। आगे, यद्यपि सकल अभावन का प्रतियोगी से विरोध होवे तो सभी अभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। जैसे कि अन्योन्य अभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, लग गया। किंतु संसर्ग भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। संसर्ग भाव में भी प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिक भाव, तीनों का तो स्पष्ट रूप से बता दिया प्रतियोगी से विरोध कैसा है करके। बीच में अड़क गया कौन, अत्यंता भाव, है कि नहीं। फिर अत्यंता भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है या नहीं, इस बात की सिद्धि करनी है, बराबर। तो सिद्धांती कहते जिस प्रकार प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिक भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है, उसी प्रकार अत्यंत भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है, बराबर। किंतु पूर्व पक्षी बोलेगा कि जिस प्रकार अन्योन्य भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, उस प्रकार अत्यंत भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, ऐसा कहना चाहिए। सिद्धांती कहते हैं प्राग भावादिक का दृष्टांत करके अत्यंत भाव का भी प्रतियोगी के साथ क्या है, विरोध है। पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, अन्योन्य भाव का दृष्टांत करो। और जैसे अन्योन्य भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, वैसा अत्यंत भाव का भी विरोध नहीं प्रतियोगी के साथ, ऐसा कहो। बात समझ में आ रही है। चलिए, यद्यपि सकल अभावन का प्रतियोगी से विरोध होवे तो जिस काल में भूतल में घट धर्या होवे, भूतल पर रखा है कौन, घट, उस काल में भी भूतल के साथ घट का अन्योन्य भाव है कि नहीं। अन्योन्य भाव मतलब है भूतल पर घट रखा है, इसका मतलब घट और भूतल एक हो गए क्या, नहीं ना। तो जहां पर प्रतियोगी घट रखा है भूतल पर, वहां पर भी भूतल पर भी घट का क्या है, अन्योन्य भाव। अर्थात अन्योन्य भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। यद्यपि सकल अभावन का प्रतियोगी से विरोध होवे तो जिस काल में भूतल में घट धर्या होवे, तिस काल में घट का अन्योन्य भाव भूतल में नहीं हुआ चाहिए। किंतु भूतल पर घट रखा है, उस समय में भी भूतल पर घट का है क्या, अन्योन्य भाव, भूतल में नहीं हुआ चाहिए। और घट वाले भूतल में घट का अन्योन्य भाव रहा है। घट वाला जो भूतल, वहां पर भी, उस भूतल पर भी घट का रहता है क्या, अन्योन्य भाव। काहे थे, कैसे, भेद को अन्योन्य भाव कहे। अन्योन्य भाव मतलब क्या, भेद, भेद को अन्योन्य भाव कहे। जाको अपने से अतिरिक्तता कहे। भेद बोलिए, अन्योन्य भाव बोलिए, अतिरिक्तता बोलिए, भिन्नता बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है ना। भेद को अन्योन्य भाव कहे। जाकू अपने से अतिरिक्तता, घट से अतिरिक्त है कि नहीं, कौन, भूतल, और भूतल से अतिरिक्त है कौन, घट, अतिरिक्तता कहे, भिन्नता कहे, जुदापना कहे, अलगपना। जुदापना मतलब अलगपना। घट वाला भूतल भी घट स्वरूप नहीं। भूतल कैसा है, घट वाला, घट रखा है भूतल पर, तो भी वह भूतल घट है क्या, नहीं। घट वाला भूतल भी घट स्वरूप नहीं, किंतु घट से अतिरिक्त गई है। घट से कैसा है, अतिरिक्त है कौन, भूतल। अर्थात भूतल पर घट का क्या है, अन्योन्य भाव है, भिन्नता, अतिरिक्तता। घट से भिन्न कही है, घट से भिन्न है कौन, भूतल।
घट से भिन्न कही है, घट से जुदा कही है, एक ही परिभाषा है। इसी रीति से घट वाले भूतल में घट का अन्योन्याभाव है, घट वाले भूतल में ही है क्या, घट का याते घट के अन्योन्याभाव का घट रूप प्रतियोगी से विरोध नहीं। घट का अन्योन्याभाव का विरोध नहीं है, किसके साथ, घट रूप प्रतियोगी के साथ। तैसे पटाधिकन के अन्योन्याभाव का पटाधिकन से विरोध नहीं, याते सकल अभावन का प्रतियोगी से विरोध कहना संभव है नहीं। जैसे अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ क्या नहीं है, विरोध नहीं है। इसका मतलब ये सामान्य नियम नहीं कर सकते क्या, सभी अभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध होता है, ऐसा नियम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है नहीं। भले अन्य बाकी के अभावों का प्रतियोगी के साथ विरोध हो, किंतु अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। या तो सकल अभावन का प्रतियोगी से विरोध कहना संभव है नहीं, किंतु किसी अभाव का प्रतियोगी से विरोध है, किसी का विरोध नहीं। लग गया जी। तो 5 अभाव में से 3 कन्फर्म है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, सामायिक अभाव की जिनका प्रतियोगी से विरोध है, और एक चौथा अन्योन्याभाव, उसका प्रतियोगी से विरोध नहीं, ये भी निश्चित है। रह गया ये कौन, अत्यंत अभाव। लग गया। अब आगे चलो। तो प्राग भावादिक दृष्टांत से, प्राग भावादिकों को क्या करेंगे, दृष्टांत। कैसे, जैसे प्राग भावादिकों का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है, उसी प्रकार अत्यंताभाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। कौन कहेंगे, सिद्धांत। बराबर। प्राग भावादिक दृष्टांत से अत्यंताभाव का, लग गया ना जी, प्रतियोगी से विरोध साधे तब पूर्व पक्षी बोलेगा अन्योन्याभाव दृष्टांत से अत्यंताभाव का प्रतियोगी से अविरोध भी सिद्ध होगा। पूर्व पक्षी बोलेगा जिस प्रकार अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, उस प्रकार अत्यंताभाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। तो बीच में फंस गया कौन, अत्यंताभाव। लग गया कि नहीं। याते घट के अन्योन्याभाव की नाई, मतलब घट का क्या अन्योन्याभाव की तरह घट का अत्यंताभाव भी घट के अधिकरण में संभव है। जहां पर घट रखा है भूतल पर, वहां पर जैसा घट का अन्योन्याभाव है ना, उस प्रकार घट रहने पर भी अत्यंताभाव मान लो। कौन कहता है, पूर्व पक्षी। बोलेंगे कैसे, तो जैसे अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं, उस प्रकार अत्यंताभाव का भी हम प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं मानेंगे। बात लगी। चलिए। तथापि, अब तो ये शंका हुई भाई, उत्तर दे रहे तथापि घट के अधिकरण में घट का अत्यंताभाव संभव है नहीं। सिद्धांति कह रहे जहां पर घट रखा है भूतल पर, वहां पर घट का अत्यंताभाव हो नहीं सकता। क्यों, देखिए। तथापि घट के अधिकरण में घट का अत्यंताभाव संभव है नहीं, काहे थे। अभाव के 2 भेद है, 2 प्रकार है, एक अन्योन्याभाव और दूसरा संसर्गाभाव। संसर्गाभाव 4 ही प्रकार का है कि नहीं। कौन कौन, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, सामायिक अभाव, अत्यंत। इस रीति से पंचविध अभाव है। कुल मिलाकर अभाव के कितने प्रकार हुए, 5। इस रीति से पंचविध अभाव है। 3 में अभावत्व धर्म सर्व में समान है। सभी 5 में भी अभावत्व धर्म क्या है, समान है। 3 में अभावत्व धर्म सर्व में समान है, और निषेधमुख प्रतीति की विषयता भी सर्व अभावन में समान है कि नहीं। सभी में समान धर्म क्या क्या है वो बता रहे पहले। अभावत्व धर्म सभी अभाव में है। निषेधमुख प्रतीति का विषय, न शब्द घटित प्रतीति का विषय सभी अभाव है। इतनी बात तो ठीक। निषेधमुख प्रतीति की विषयता भी सर्व अभावन में समान है। तथापि, तो भी अन्योन्याभाव से चतुर्विध संसर्गाभाव में विलक्षणता अनेक विध है। कोई बहुत सारे धर्म समान होने पर भी अन्योन्याभाव से विलक्षण है। कौन, 4 प्रकार का संसर्गाभाव। बोलेंगे क्या विलक्षण है बताओ ना, तो वो पहले बताएंगे। ठीक है। तथापि, और ये किस लिए बताना है, इसलिए कि अत्यंताभाव का
प्रतियोगी के साथ विरोध है या नहीं ये बताना है। तो दृष्टांत किसको लेना किसको नहीं, तो प्राग भावादि को ही दृष्टांत करके अत्यंत अभाव का प्रतियोगी से विरोध है इस बात की सिद्धि करना है। अन्योन्य भाव का दृष्टांत नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए कि अत्यंताभाव संसर्गाभाव के अंतर्गत है। अतः प्राग भावादिक संसर्गाभाव को ही दृष्टांत बनाकर अत्यंताभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध कर सकते हैं, ये बताना है। देखिए पंक्ति, तथापि अन्योन्य भाव से चतुर्विध संसर्गाभाव में लग गया ना, विलक्षणता अनेक विध है। जिस वाक्य में कैसे क्या विलक्षणता है बता रहे, जिस वाक्य में प्रतियोगी अनुयोगी बोधक भिन्न विभक्ति वाले पद होवे तिस वाक्य से संसर्गाभाव की प्रतीति होवे है। चारों संसर्ग भाव के लिए समान नियम जो कि अन्योन्य भाव के लिए लागू नहीं है। क्या नियम? तो जिस वाक्य में पहला पंक्ति प्रतियोगी अनुयोगी बोधक, प्रतियोगी का बोध कराने वाला पद, अनुयोगी का ज्ञान कराने वाला पद, दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्ति वाले हैं। ऐसे वाक्य से जो अभाव प्रतीत होता है उसको कहते हैं संसर्गाभाव, है कि नहीं? उदाहरण देंगे, जिस वाक्य में प्रतियोगी अनुयोगी बोधक भिन्न विभक्ति वाले पद होवे तिस वाक्य से, ऐसे उस वाक्य से संसर्गाभाव की प्रतीति होवे। जैसे उदाहरण, जैसे उत्पत्ति से पूर्व, घट उत्पन्न होने के पहले, उत्पत्ति से पूर्व कपाले घटो नास्ति, ये वाक्य है। घट उत्पन्न नहीं हुआ, कपाल है, कपाले घटो नास्ति। कपाले कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। घट प्रथमा, नास्ति क्रियापद है। और इस वाक्य से प्रतीत होने वाला अनुयोगी और प्रतियोगी, अनुयोगी कौन है यहाँ पर? कपाल, क्योंकि जहाँ अभाव रहता है वह अनुयोगी, अनुयोगी है यहाँ पर कपाल, और उस कपाल का बोध कराने वाला पद कपाले सप्तमी वाला है, सप्तमी विभक्ति है। और प्रतियोगी कौन है? घट। और प्रतियोगी का बोध कराने वाला पद जो घट, उसकी कौन सी विभक्ति यहाँ पर? प्रथमा है। तो अनुयोगी बोधक पद, प्रतियोगी बोधक पद भिन्न विभक्ति वाले हैं, है कि नहीं? तो कपाले घटो नास्ति इस वाक्य में अनुयोगी बोधक कपाल पद सप्तमी अंत है, सप्तमी विभक्ति वाला है, लग गया। और प्रतियोगी बोधक घट पद, प्रतियोगी का बोध कराने वाला पद कौन सा है? घट। घट पद प्रथमांत है, तहा प्राग भाव की प्रतीति हो गए। ऐसी स्थिति में कपाले घटो नास्ति इस वाक्य से कौन से अभाव की प्रतीति होती है? प्राग भाव की। तैसे मुद्गरादिकंत्य घट का आदर्शन हो गए, घट को फोड़ दिया, मुद्गर मार दिया, उस पर डंडा मार दिया, घट फूट गया, तो उसके बाद अभाव की प्रतीति आती है। उस प्रतीति का आकार क्या है? वही कपाले घटो नास्ति। किंतु इस प्रतीति का विषय कौन है? अब प्रध्वंसाभाव, वही दे रहे हैं। जैसे मुद्गरादिकंत्य घट का आदर्शन होवे तब तीसरी वाक्य ते घट ध्वंस की प्रतीति होवे, ध्वंस की। और वहां पर भी अनुयोगी बोधक पद सप्तम्यंत कपाले, प्रतियोगी बोधक पद प्रथमांत कौन? घट। ठीक। और आगे देखिए, वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप नहीं है। इस वाक्य ते वायु में रूपात्यंत अभाव की प्रतीति होवे। वायु में रूप के अत्यंत अभाव की क्या होती है? प्रतीति। यहाँ पर भी अनुयोगी बोधक पद वायु और प्रतियोगी बोधक पद रूप। तो अनुयोगी बोधक पद वायु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। वायु इस पद की सप्तमी विभक्ति होती है वायु। और रूप पद कौन सा है? प्रतियोगी बोधक पद है, उसकी प्रथमा है। तो भिन्न विभक्ति वाला हुआ कि नहीं? वायु रूपम नास्ति इस वाक्य ते वायु में रूपात्यंत अभाव की प्रतीति होवे है, तहा भी अनुयोगी बोधक वायु पद सप्तम्यंत है और प्रतियोगी बोधक रूप पद प्रथमांत है। लग गया? तीन हो गए ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव। अब सामयिक भाव देखिए, तैसे भूतले घटो नास्ति, जब भूतल पर घट नहीं है तो प्रतीति होती है क्या? भूतले घटो नास्ति। इस प्रतीति का विषय कौन अभाव है? सामयिक भाव। अनुयोगी बोधक पद भूतल सप्तम्यंत है, प्रतियोगी बोधक पद घट प्रथमांत है। तो भिन्न विभक्ति वाली हुई कि नहीं? भूतले घटो नास्ति इस वाक्य जन्य प्रतीति का विषय सामयिक भाव है,
तहा भी अनुयोगी बोधक भूतल पद सप्तम्यंत है, प्रतियोगी बोधक घट पद प्रथमांत है। लग गया इतना। तो संसर्ग अभाव के जो चार भेद है कि नहीं, वो चारों अभावों की जो प्रतीति आती है, उस प्रतीति में अनुयोगी बोधक पद और प्रतियोगी बोधक पद कैसे हुए, भिन्न विभक्ति वाले हुए। लग गया। अब अन्योन्य भाव को देखिए। और भूतलम न घटः, भूतल पर घट रखा है तो भी प्रतीति आती है भूतलम न घट, भूतल घट नहीं है। भूतल पर घट रखने पर भी भूतल घट होता है क्या, नहीं, भूतलम। इस प्रतीति से कौन से अभाव की प्रतीति आती है, अन्योन्य अभाव की। या अनुयोगी भूतल, प्रतियोगी घट, अनुयोगी बोधक भूतल पद प्रथमांत, प्रतियोगी बोधक घट पद प्रथमांत, समान विभक्ति हुई। भूतलम न घट, इस वाक्य से भूतल में घट का अन्योन्याभाव प्रतीत हो गए। लग गया। ता अनुयोगी बोधक भूतल पद और प्रतियोगी बोधक घट पद दोनों प्रथमांत है, दोनों भी प्रथमा विभक्ति वाले हैं। लग गया कि नहीं। इस रीति से भिन्न विभक्त्यंत पद घटित वाक्य जन्य प्रतीति की विषयता संसर्गाभाव में है कि नहीं। पद जन्य जो प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान, पद से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय कौन, संसर्गाभाव। किंतु कैसे पद, भिन्न विभक्त्यंत, भिन्न भिन्न विभक्ति वाले जो पद, ऐसे पदों से घटित जो वाक्य, उस वाक्य से प्रतीत होने वाला जो अभाव वो है संसर्गाभाव। वही कह रहे हैं। इस रीति से भिन्न विभक्त्यंत, भिन्न विभक्ति वाले पद घटित जो वाक्य, उस वाक्य जन्य जो प्रतीति मतलब ज्ञान, उस प्रतीति की विषयता किसमें है, संसर्गाभाव में, अन्योन्य भाव में नहीं। और अन्योन्य भाव की क्या स्थिति फिर, वो कह रहे समान विभक्त्यंत पद घटित वाक्य जन्य प्रतीति की विषयता अन्योन्य भाव में है, संसर्गाभाव में नहीं। समान विभक्त्यंत मतलब समान विभक्ति वाले ऐसे जो पद, उन पदों से युक्त जो वाक्य, उस वाक्य से होती है जो प्रतीति ज्ञान, उस प्रतीति का विषय कौन, अन्योन्याभाव है, संसर्गाभाव नहीं। जैसे भूतलम न घट, समान विभक्त्यंत पद घटित वाक्य जन्य प्रतीति की विषयता अन्योन्याभाव में है, संसर्गाभाव में। इस रीति से अन्योन्याभाव ते विलक्षण स्वभाव वाला चतुर्विध संसर्गाभाव है। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ, अन्योन्याभाव से विलक्षण स्वभाव वाला है कौन, चार प्रकार का संसर्गाभाव। बराबर। अतः अत्यंताभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध है, इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देंगे किसका, प्राग भाव इत्यादि को का, क्योंकि वो संसर्गाभाव है। लग गया कि नहीं। इस रीति से अन्योन्य भाव विलक्षण स्वभाव वाला चतुर्विध संसर्गाभाव है। याते प्राग भाव प्रध्वंस भाव के दृष्टांत से, प्राग भाव प्रध्वंस भाव इत्यादि को का दृष्टांत करके अत्यंत भाव का प्रतियोगी से विरोध ही सिद्ध हो गया है। अत्यंत भाव का प्रतियोगी के साथ क्या सिद्ध होता है, विरोध। लग गया। प्राग भाव इत्यादि का दृष्टांत करके अत्यंत भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध सिद्ध होता है, न कि अन्योन्य भाव का दृष्टांत करके प्रतियोगी के साथ अविरोध अत्यंत भाव का सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टांत अन्योन्य भाव को नहीं बना सकते। यहाँ पर किसको बना सकते हैं, प्राग भाव प्रध्वंस भाव सामायिक भाव, क्योंकि वो संसर्गा भाव है और अत्यंत भाव भी संसर्गा भाव के अंतर्गत है। बराबर। याते प्राग भाव प्रध्वंस भाव के दृष्टांत से अत्यंत भाव का प्रतियोगी से विरोध ही सिद्ध हो गए। विलक्षण स्वभाव वाले अन्योन्य भाव के दृष्टांत से मिल गया। आगे क्या है, प्रतियोगी। हाँ, दृष्टांत से इसके बाद में एक शब्द लिखिए, अत्यंता भाव का, अत्यंता भाव का हो गया। चलो भाई, विलक्षण स्वभाव वाले अन्योन्य भाव के दृष्टांत से, अन्योन्य भाव को दृष्टांत बनाकर अत्यंता भाव का प्रतियोगी के साथ अविरोध सिद्ध होवे नहीं। लग गया। संसर्गा भाव की अन्योन्या भाव से और भी विलक्षणता है। एक विलक्षणता तो बता दी, संसर्गा भाव की और अन्योन्या भाव की विलक्षणता। क्या विलक्षणता बता दी,
अनुयोगी प्रतियोगी बोधक पद भिन्न विभक्ति वाले होते हैं। कहा संसर्ग भाव की प्रतीति जिस वाक्य से होती है उस वाक्य में अनुयोगी बोधक प्रतियोगी बोधक पद भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं, बराबर। और अन्योन्य भाव की प्रतीति जिस वाक्य से होती है उस वाक्य में अनुयोगी बोधक और प्रतियोगी बोधक पद समान विभक्ति वाले होते हैं। लग गया। और संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध है और अन्योन्याभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। इस बात की सिद्धि यहाँ तक हुई। अब बता रहे हैं कि संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव इन दोनों में और भी प्रकार की बहुत सारी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता हो सकती है और वो आगे आएगा। फिर 7 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। आगे है 8 नंबर का शीर्षक चतुर्विध संसर्गाभाव का परस्पर विरोध और अन्योन्याभाव का 3 से अविरोध। किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम